प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं कि कल सरदार पटेल जो है आज़ादी के बाद इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। वो जवाहरलाल नेहरू जो थे प्राइम मिनिस्टर थे। वो तो बड़ी खिचड़ी सरकार थी। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मिनिस्टर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मिनिस्टर थे और बहुत से लोग मिनिस्टर थे। मगर सरदार पटेल और नेहरू और महात्मा गांधी, इनकी जो तिगड़ी थी यही डोमिनेट कर रही थी। मगर महात्मा गांधी की जो आरएसएस का एक आइडियोलॉजी वाला था, नाथुराम गॉडसे ने हत्या कर दी। सरदार पटेल भी उसके तकरीबन आज़ादी के 47 अगस्त 47 में हुई थी, 1.5 साल पौने 2 साल बाद उनकी भी मौत हो गई थी। शायद उनको टीबी वगैरह की बीमारी थी, क्योंकि सैनिटोरियम में मसूरी जाते थे एक 1.5-2 महीने के लिए। अब वो उम्र में भी, आयु में भी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों से बड़े थे सरदार पटेल। तो बुढ़ाता तो अपनी चीज है। आदमी बड़े अच्छे इंसान थे, सबकी इज्जत करते थे। तो कल 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल का 150वां जन्मदिन मनाया गया। अच्छी बात है, अच्छे आदमी को तो याद करना चाहिए, क्यों नहीं करें। उसका नाम रखा है एकता दिवस। और जो उनकी वो 3,500 करोड़ की वो बुत बनाया है वहाँ गुजरात में, गुजराती थे ना, और ये मोदी भी गुजराती है, अमित शाह भी गुजराती, महात्मा गांधी, ये चारों गुजराती थे। वो एक टाइम के थे, ही आज के हैं। अमित शाह और ये मोदी, वो उस टाइम के थे, महात्मा गांधी और सरदार पटेल आज़ादी से पहले के। तो खैर, जन्मदिन मनाना तो बड़ी अच्छी बात है। उसका नाम इन्होंने रखा एकता दिवस। और उसने, अमित शाह ने, इसकी हर साल एकता दिवस में परेड निकालेंगे पुलिस वालों की। जब तक तुम होम मिनिस्टर हो तब तक परेड निकाल लो, जब तक तुम प्राइम मिनिस्टर हो तब तक मना लो एकता दिवस। मगर क्या तुम्हारा एकता में विश्वास है? दिल और दिमाग से तुम एकता चाहते हो? क्यों प्यारे दोस्तों, क्या चाहते हैं? तो भैया पन्नू की हत्या क्यों कराई कनाडा में, सिख की? निर्दर की हत्या करने की क्यों कोशिश की अमेरिका में? लंका शहर में, इंग्लैंड में हिंदू मुसलमानों को क्यों दंगे कराने की कोशिश की? लंदन में क्यों हिंदू सिखों के दंगे करा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में क्यों को मोदी का साथी, वो फ्रेंड ऑफ बीजेपी, उसका जो चौधरी वहाँ पे, वो तो अब 40 साल की सजा हो गई है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ क्यों एंटी सिख और एंटी न्यूजीलैंड में दंगे करवा रहे हो? ये एकता की बात है। 47 में पाकिस्तानी नहीं बनता अगर जो आरएसएस नहीं बनता। अगर जो 1915 में हरिद्वार में हिंदू महासभा नहीं बनती तो अफगानिस्तान नहीं बनता, सब हिंदुस्तान का हिस्सा रहता। ये जब इन्होंने 25 में बन गया आरएसएस, 1925 में, तो बुद्धों से झगड़ा कर लिया सारनाथ में, जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला अपना स्पीच दी थी। स्पीच तो नहीं कहा जाए, उपदेश दिया था। मैं माफ कीजिए, गलत कर दिया मैं। ये देवता स्वरूप आदमी स्पीच नहीं देते, ये तो पॉलिटिशियन देते हैं लफंगे। वो तो देवता था, इंसान था। महावीर जो थे वो गौतम बुद्ध से 56 साल बड़े थे, ज़्यादा फर्क नहीं था। और दोनों 60-62 साल की एज में मर गए, फौत हो गए। दोनों अच्छे इंसान थे, उनको याद करते हैं तो उन्होंने अमन शांति की बात की। इनको कोई याद नहीं करेगा, ना आरएसएस को, ना हिंदू महासभा को, क्योंकि ये अमन शांति की बात नहीं करते, ये हिंसा हत्या की बात करते हैं।
जब वो सारनाथ पे, वो पहले खंडर पड़े हुए थे गौतम बुद्ध के टाइम के, तो उन्होंने जो था, ये पहले श्रीलंका के एक थे बड़े बुद्धिस्ट, तो उन्होंने वो एक सभा बना ली, बुद्धिस्ट सभा, और उन्होंने उठाया इसका बीड़ा कि इसको हम जीर्णोद्धार करेंगे, पुराने जो खंडर पड़े हुए हैं उसको। फिर ये बर्मा वालों ने भी, ये बुद्धिस्ट कंट्री है, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जापान आ गए, तो बढ़ गए, अब पैसा भी आ गया जापान के आने से। तो उन्हें हिंदू महासभा वालों, ये RSS वालों दंगा फसाद शुरू कर दिया कि ये तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें कैसे बुद्धिस्ट मंदिर बन जाएगा। मैं गया था एक दफे वहां सारनाथ, जब बनारस गया था, तो उस टाइम तो मैं स्टूडेंट ही था। बहुत अच्छा मंदिर बन गया था। अब तो पूरा पेंटिंग वेंटिंग काफ़ी हो गई है, पिक्चर्स बन गई गौतम के लाइफ टाइम से। लोग जातक कथाएं हैं ना उनकी, और वो जातक कथा जो पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जैन लिटरेचर पाली में, उपनिषद भी पाली में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो दंगा फसाद करके बर्मा को 1936 में अलग कर दिया। हिंदू महासभा ने अफगानिस्तान को, इन्होंने बर्मा में अलग कर दिया। अरे बुद्धिस्ट तो बड़े शांति प्रिय आदमी है, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि, उनको नहीं बनाने दे रहे थे। क्या वो ब्रिटिश पीरियड था, मोदी सरकार तो थी नहीं उस जमाने में, नहीं चली इनकी बात। अफगानिस्तान को अलग कर दिया, इसको बर्मा को भी अलग कर दिया, जिसको म्यांमार कहते हैं। कोई बात नहीं, हो गया, जो होना था होता है। तो उसके बाद जो था ये, अब इनको तो मुसलमानों के खिलाफ मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो, कब्रिस्तान के नीचे शिवलिंग ढूंढो, दंगा लेके किसी ना किसी लेको करना ही है। और अपने आदमी को ज्यादा मार रहे हैं RSS के पिछाड़, हमें आपको नहीं मार रहा। मैं वैसे संघ परिवार से आता हूँ, मेरे चाचा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर थे गोलवरकर का टाइम में, और वो मेरे फादर को 1971 में बता रहे थे। वो 6 महीने बाद आए थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती, डॉक्टर ने मना कर दिया था कहीं जाने जूनू, तो आराम करो घर पे। तो उनका जगदीश बहुत दिनों बाद आया तू आज, कहते हाँ वो तक डॉक्टर ने मना कर दिया था मुझे। कहना अच्छा, कहते शाखा तो जाते हो, कहते नहीं। वो क्यों भाई, कहता इसमें क्रिमिनल टाइप के आदमी आ गए RSS में। ये 71 की बात बता रहा हूँ आपको, 1971 की, आज से 55-56 साल पुरानी। मैं तो उस टाइम नौकरी ज्वाइन की थी मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में, जनवरी 71 में। तो मैं कहा होली के आसपास आए थे वो, उससे 2-3 महीने बाद। तो चलो, अब इन्होंने ये कर दिया। तुम कौन सी एकता, किसकी एकता, कौन सा एकता दिवस मना रहे हो, क्यों प्यारे दोस्त। तुम्हारा एजेंडा 370 खत्म कर दिया RSS एजेंडा था 2019 में। कर दो, कागज पे जो चाहे वो लिख दो, और जम्मू कश्मीर और उसको लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना। और भाई यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है, ना कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनती है, उल्टा काम कर दिया। चलो अकल के तो अंधे ही है, चौथी क्लास फेल से आप क्या उम्मीद करते हो। चलो कर दिया। मई 2020 में और चीन ने गलवान पर कब्जा कर लिया। यहां तो 2 गज जमीन नहीं आई कि जहां मैं जाके अपनी कब्र बना लूं। मैं तो मेरी कब्र बनाऊंगा, चिता में जला वाला राख कर देंगे, मेरा कोई नाम निशान बना है, गंगा पहले आके जला देंगे, या यहीं बंगलौर में जला दें। तो कभी दिल्ली होता हूँ, कभी बंगलौर होता हूँ, पता नहीं कहाँ मरूंगा, कब मरूंगा, और क्यों मरूंगा और कैसे मरूंगा, ये भी पता नहीं मुझे। तो उसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, चाइना ने, PLA ने। और 20 जो है इंडिया के फौजी बिहार रेजिमेंट के वो मार दिए, बटालियन कमांडर को भी मार दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल को।
और डंडों से मारा, गोली नहीं मारी। गोली मार समझौता है, गोली तो चलानी नहीं है। और 100 आदमी को गिरफ्तार कर लिया फौजियों। वो बातचीत के बाद 1 महीने बाद छोड़, ये बात मोदी छिपा रहा है कि 20 आदमी को जो मारा, उनके बच्चों को पेंशन देनी पड़ेगी, उनके 20 बच्चों को। मगर जिनको गिरफ्तार कर लिया 1 महीने बाद छोड़ा, उनको तो पेंशन की जरूरत ही नहीं है। वो तो वापस यूनिट में आकर, वैसे जो POW, ये क्या नाम है, जो गिरफ्तार हो जाते हैं फौजी, वो फौज में काम करने के काबिल नहीं होते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वार कहलाते हैं वो उसमें काम नहीं होता। उनको तो बस ऐसी दो दो कि हल्की फुल्की ड्यूटी दे दो। तो जो दुश्मन की फौज में रही है, कैद में, जेल में, वो कहाँ काबिल होता है। वो जो जनरल मानेकशॉ ने कहा था, इंदिरा गांधी को, जब ये 90,000 फौजी जो थे पाकिस्तान के लौटाए, उसने कहा 3 डिवीज़न है, ये 3.5 डिवीज़न 90,000, एक डिवीज़न में 20,000 फौजी होते हैं। तो कहना ये किसी काम के नहीं बचे हैं। सच्चाई ये थी। उसके बाद उन्होंने 4 डिवीज़न नए क्रिएट किए। उनको तनख्वाह तो देते रहे, रिटायर हुए तो पेंशन, वो लड़ने के काबिल नहीं बचते। तो ऐसे जिन 100 आदमी को गिरफ्तार किया, POW, तो वार प्रिजनर्स जो कहलाते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वार, POW, ये काम के नहीं बचते, निकम्मे हो जाते हैं। क्योंकि पिटाई भी तो होती है ना इनकी उसमें। हालांकि एग्रीमेंट है कि उनकी पिटाई नहीं करने पर करते हैं, कौन सुनता है। तो 2000 किलोमीटर और अगली 2000 किलोमीटर जिसमें चीन की परमिशन से इंडिया जो है, ये उसकी हर 15 दिन में 20 दिन में जाते हैं एक दफ़े वो लगाने चक्कर गश्त। तो पहले बता के जाएंगे परमिशन देंगे। इसका मतलब 4000 किलोमीटर है। चलिए आप 2000 को तो छोड़ो, जिस पे चीन ने परमानेंट कब्जा कर लिया गलवान पे। अब आप कहोगे 2000 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है? प्यारे दोस्तों, इससे आप अंदाज लगाइए कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, और दिल्ली के 403 गांव, अर्बनाइज और रूरल दोनों, ये सब मिला के इसका एरिया 114 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 2000 को आप 114 से डिवाइड कर लीजिए। तो तकरीबन 18-19 गुना एरिया हो गया यूनियन दिल्ली से। बहुत बड़ा इलाका है प्यारे। अब वहाँ पता नहीं फेयर मार्केट रेट क्या है गलवान पे ज़मीन का। आप गूगल पे या उस पर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चेक कर लीजिए, वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर है या नहीं, ज़मीन खरीद बेचने वाले। मेरे ख्याल में तो ग्राहक नहीं मिलेगा। फेयर मार्केट तो तब बनेगा जब ग्राहक मिलेगा ज़मीन खरीदने वाला। और मैं खरीदने जाऊँ तो मोदी मुझे खरीदने नहीं दे। मैं सोचूँ और टूरिस्ट का कुछ बनूँ लूँ वहाँ पे। जो मेरा भतीजा, मैंने उसको वैल्यूएशन का काम सिखाया था, तो स्टेट बैंक ने उसको एक वैल्यूएशन केस दिया। जो ये कैलाश मानसरोवर जाते हैं, वहाँ पे एक रिसोर्ट बन रहा था, तो उसके वैल्यूएशन के लिए तो इंस्टॉलमेंट में देते ना पैसे। तो उसने मुझे कहा अच्छा जी, मैं कहा कहाँ गया था? कहता वहाँ वैल्यूएशन के लिए गया था। यानी जहाँ इंडिया का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और चाइना का बॉर्डर चालू होता है, वो इंडियन बॉर्डर बन रहा है रिसोर्ट। मैं भी एक दफ़ा जमटा गया था रिसोर्ट का वैल्यूएशन करने हिमाचल में, जहाँ ये रेणुका सागर डैम बनना है। मैं वहाँ गया नहीं, मैं तो 20-22 किलोमीटर पहले ही रिसोर्ट था, उसका वैल्यूएशन करके वापस आ गया। पहले दिन गया, अगले दिन वापस आ गया। कार में ले गया था वो रिसोर्ट का मालिक जो था, और छोड़ गया मुझे घर। तो इन्होंने एकता के नाम पे सिक्योरिटी के 2000 स्क्वायर किलोमीटर जब चीज को दे दी। अरे तुम्हारा मामा लगता है, फूफा लगता है, किस बात की जमीन दे दी तुमने? किससे पूछ के दी? हिंदुस्तान की जब परमानेंट हो दी। अभी 40 की मीटिंग हुई थी आर्मी के कमांडर्स की, वहाँ मीटिंग हो रही तो ज़मीन वापस नहीं मिल रही ना। ये इनकी हिम्मत ही नहीं है मांगने की।
तो खैर, और वो जो अगले 2000 किलोमीटर हैं, यानी कि 4000 किलोमीटर पर प्रैक्टिकल उसका कब्जा हो गया डिफेक्टो। 2000 पे तो डिजूर हो गया। तो मांग रहे हैं वो जमीन वापस, सुनता ही नहीं। और कमजोर आदमी की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। घर में आदमी बीवी की नहीं सुनता, डांट के चुप कर देता, और जो बार बार बोले तो प्यारे दोस्तों यही होता है ना। तो वो जमीन तो वापस मिलनी नहीं, 2000 किलोमीटर से दे दी। तो भैया तूने कौन सी नेशन की सिक्योरिटी की? वो उसमें तो किसी को 2 गज जमीन नहीं मिली 370 खत्म करने में। उसके 8 महीने बाद मुझे 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी चीन को। कौन सी की तूने एकता? कौन सी सिक्योरिटी की? और अभी मैंने शायद कल या परसों ही वीडियो बनाया था, जो 2 एयरफील्ड बने थे नसम्बराव के टाइम तजाकिस्तान में, पाकिस्तान पर और चीन पे निगाह रखने के लिए, वो भी सरेंडर कर दिया, छोड़ के वापिस बुला ली अपनी फौज, एयरफोर्स जो थी। अभी इसमें अक्टूबर के महीने में एक तो उसने छोड़ दिया था 2023 में, और दूसरा जो एयरबेस छोड़ा है वो 2025 में है, अक्टूबर 2025 में। तो भैया तूने कौन सी सुरक्षा की और सिक्योरिटी की इंतजाम बंदोबस्त किया? पहले अपने गले में झांक के देख, अपनी जैकेट कोटा उतार के देखना नीचे कि है क्या तेरे। 26 इंच की छाती तो 2 इंच की छाती वाला इससे अच्छा काम करता। नरसिम्हा ने बनवाए थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, और सोवियत यूनियन की मदद से बनवाए थे। तो पहले छोटा एयरफील्ड था वो वहाँ सोवियत यूनियन के ज़माने का, उन्होंने उसकी रनवे जो थी बड़ी करके जिससे बड़े जहाज भी उतर सके, तो और सुखोई जहाज वहाँ रखे थे और रशिया से परचेज किए थे। वो भी छोड़ के भाग गए, लंगोटा भी छोड़ गया अपना वहीं पे। ये मोदी जी कौन सी बहादुरी, किसकी बहादुरी? चलिए वो भी छोड़ दिया। अब जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ से 600 रियासतें थी, उनको मिला के एक किया और सरदार पटेल को दे दिया उसका क्रेडिट। अरे प्राइम मिनिस्टर करने में तू किसी मिनिस्टर को देता है क्रेडिट अपनी कैबिनेट में? नेहरू की कैबिनेट में अलग उसको दे रहा है, अपनी कैबिनेट में किसी को नहीं देता कि उसने अच्छा काम किया। जो किया मैंने किया। डोनाल्ड ट्रंप 56 दफे कह चुके कि मैंने इसको मोदी को डांट के लड़ाई बंद करवाई है मई में, जो 6 और 10 मई के बीच में हुई थी 2025 में। मेरे को डांटा, लड़ाई बंद हो गई। मैं दिल्ली में 20 किलोमीटर पैदा, मुझको पता नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 घंटे आधा घंटे पहले बता दिया, ट्विटर पर डाल दिया। मुझे किसी ने पूछा, बताया नहीं। वो 12,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसको पता चल गया कि मोदी ने समझौता कर लिया पाकिस्तान से, और जो दिल्ली में हम बैठे हमें पता ही नहीं है। हमसे चोरी छिपे कर रहा है भाई, हमसे सलाह मशवरा कर लेता। कल के अंदर वो क्या कर रहे हैं? अब इससे रात को किया था, हम तो सोचा जाते 10-11 बजे, हमको चुपगालड़ की तरह सारी रात जागते थोड़ा ना रहते हैं। सुबह तो बता सकता था, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ उसमें एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। नहीं बताया, मुझसे छिपा ली बात। खैर चलो भाई, मत बताओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, लड़ो मरो। तो वो जमीन खोदी ताशकंद की, उसकी कजाकिस्तान की, जहां से बाबर आया था। तो प्यारे दोस्तों, तो कौन सी एकता की बात की? अब ये जैसे दलाई लामा को आ गया था इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1959 में, अब इसने शेख हसीना को बुला लिया, दूसरा दलाई लामा आ गई। और दलाई लामा के चक्कर में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, चाइना की 62 में बाहर हो गई।
इसने उसको हसीना को बुला लिया, दूसरी दलाई लामा आ गई, बांग्लादेश से ताल्लुकात बिगड़ गए। अब कहता भी ये बांग्लादेशी यार, अरे तू बांग्लादेशी को तो तूने बुलाया हुआ यहाँ, जब उनकी बांग्लादेशी की प्रधानमंत्री इंडिया में आ गई, तूने बुलाया तो आई, वो बिना बुलाए तो आई नहीं, तूने बुलाया तो आ गई। तो उसके जो भक्त हैं वहां पे, उसकी पार्टी के जो लीडर हैं और वोटर हैं, वो तो सब उनका राइट ही दे दिया तूने, उनको कानूनी राइट है, जहां प्राइम मिनिस्टर जाएगी वहां जाएगी उनकी जनता। क्यों प्यारे दोस्तों, जाना चाहिए नहीं जाना? अब जब शकील शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 16 साल की दिल्ली में आ गई, तो भी 17 करोड़ बांग्लादेशियों को भी तो हक बन गया उसके साथ साथ कि वो भी अब 17 करोड़ में तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा, जमीन ही नहीं है। वो बाकी को पूरे गुजरात में भेज दें, वहाँ मैंने कच्छ में जो है बहुत जमीन पड़ी हुई है खाली। मैं गया था एक दफ़े वहाँ, ये वाइट सेक्स जो फेस्टिवल होता है नवंबर में, गुजरात पाकिस्तान के बॉर्डर तक, वहाँ वो BSF वाले इंतजाम करते हैं सबको। तो हम 1 हफ्ते रुके थे वहाँ, तो भाई वहाँ गुजरात में बसा दिया उनको 17 करोड़ बांग्लादेशियों को। जब उनकी नेता आ गई, प्रधानमंत्री हो गए, तो सबको हक बन गया, मॉरल हक तो बन गया, कानूनी मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं। फिर तुमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, CCA, कि सब हिंदुओं को राइट है कि वो इंडिया में आकर बच जाए। तो जो 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं बांग्लादेश में, कभी उनको तो बुला लें यहाँ दिल्ली में और गुजरात में बसा दे। तुमने तो कानून में नूडक दे दिया उन्हें, फिर उनको क्यों रोक रहे हो आने के? बुलाओ, लेके आओ। और शेख हसीना है अब तुम्हारी चली, उसको कहो तू सबको यहाँ बुला ले, मैं गुजरात में बसा दूंगा 1 करोड़ 30 लाख को। 30 लाख या 35 लाख जो भी 5-7 लाख का, तो ये तो छोटा मोटा मामला हो जाता है। इतनी बड़ी गिनती में क्या बताऊं मैं आपको, मेरा तो मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है शुरू से, इंग्लिश भी कमजोर, इंग्लिश तो ठीक हो गई, फिर हिंदी कमजोर हो गई। किताब लिखने लगा, पहली जब हिंदी की 4 किताबें इंग्लिश में लिखने के बाद, तो मैं कहा अपनी डॉक्टर ला की हेल्प लो, इसकी हिंदी अच्छी है। तो वो डॉक्टर वो अस्पताल में जाकर मरीज देखे या मेरी किताब में मेरी लिखने में मदद करे हिंदी, मैं डिक्टेशन दे दूँगा वो लिख दे। फिर मैं कहा ऐसे लिखनी नहीं जाएगी हिंदी किताब। फिर मैं दिल्ली में गया, मेरे पांडे जी थे असिस्टेंट एडिटर वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मेरा बेटा भी आ गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अग्रवाल जी ऐसे हिंदी में आप मोबाइल पर लिख सकते हो। फिर बेटा भी आ गया, उसको भी उन्होंने बताया। अब बेटे ने पकड़ लिया, मैं तो जब मेरी बुद्धि में बुढ़ा हो गया, कम समझता हूँ, बात भूल भाल जाता हूँ। टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा ये मोबाइल वगैरह की कंप्यूटर में कमज़ोरी है, मेरा हाथ काम चला हुआ है बस कमज़ोर किया। तो अब मैं जब लौट के आया यहाँ आके बैठा, तो बेटे ने मेरे पोते का जा बाबा को पानी लिया, पानी ला के दिया, मैंने पानी पिया, गिलास रखा, तो उनका बेटा वो फ़ोन लिया, तो मेरे लिए वो मेरे पोते का पापा कहाँ है फ़ोन? वो कह रहे टीवी के बाहर रखा हुआ है। तो नया मुझे फ़ोन ला के दे दिया। ये मैंने नोटबंदी में ना भेजा कि हिंदी की किताब मोबाइल फ़ोन पे लिखी, बाकी तो चारों लैपटॉप पे लिखी है इंग्लिश वाली। अब तो फिर मैं दूसरी हिंदी में किताब लिख रहा हूँ, एक सुहानी मौत का सफ़रनामा, कि जब जन्म हुआ और मॉडर्न, अब मैं कंप्लीट नहीं कर रहा किताब को, तो सफ़रनामा तो तब कंप्लीट होगा जब मेरी मौत होगी, वो तो अभी हो नहीं रही, जब होगी उससे 1-2 दिन पहले कंप्लीट करूँगा किताब, पता तो चल जाएगा मुझे। तो प्यारे दोस्तों, अब शेख हसीना को बुला लिया, बांग्लादेश से दुश्मनी हो गई, बांग्लादेश पाकिस्तान की दोस्ती करवा दी, क्या करो? अब वहाँ जो है कुछ वो नेता वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जो है लैंग्वेज है बंगाली है, तो हम इस पर कब्जा करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को जो अपने में मिला लेंगे, बांग्लादेश में मिला लो, मेरा आपका क्या जाता है? क्योंकि बिकॉज लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड लैंग्वेज और नेशन। अभी इस जो था पाकिस्तान में वही मुस्लिम इस्लामिक कंट्री थी और बांग्लादेश भी है,
जब 2 जनवरी 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ गए ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, तो कहा भी पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू होगी, तो भाषा आंदोलन चालू हुआ वहाँ। नतीजा ये हुआ, बढ़ता बढ़ता गया मामला, बढ़ता बढ़ता गया। हालांकि पास में पाकिस्तान ने संभालने की कोशिश की, मोहम्मद अली जिन्ना के जो डिक्लेरेशन था उसको डाइल्यूट करने को, माँ बिगड़ जाता तो बिगड़ ही जाता है, वो बांग्लादेश बन गया। अभी ये ममता बनर्जी जो इसने भाषा 2 एजिटेशन चालू कर दिया, जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात की, वो बिगड़ गई। अब औरत बिगड़ जाए तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी तो संभाल लेता है, मियाँ बिगड़ जाए तो बीबी संभाल लेती है, बीबी बिगड़ जाए तो मियाँ नहीं संभाल पाता। अब ममता बिगड़ गई, औरत है, उसने भाषा 2 एजिटेशन चालू कर दिया। अरे भाई, ये जितने यूरोपियन कंट्री हैं सारे क्रिश्चियन हैं, अगर जो और सारे क्रिश्चियन है कंट्री, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो लैंग्वेज के बेस पर नेशन डिवाइड होते हैं हमेशा। तो अगर जो ममता बनर्जी कह रही है या बांग्लादेश के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये बंगला भाषी सब एक हो, तो भाई इसमें गलत क्या है? क्यों प्यारे दोस्तों, भाषा तो बड़ी चीज है। बच्चा माँ की गोदी से सीखता भाषा, वो स्कूल थोड़ा जाता है, तो दूध पीता रहता है अपनी माँ का और सीखता रहता है। वो गाती रहती है गाने अपने बच्चे को, उसको थपथपाती रहती है, दूध पिलाती रहती है, अपना गाय भैंस का दूध, अपना दूध पिलाती है माँ। आपने भी पिया होगा, मैंने भी पिया होगा, पर भूल भाल गए कब पिया, कितना पिया, कुछ पता है? तो ये लैंग्वेज जो है बहुत पावरफुल चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन बेअक्लों को, बेपढ़ों को कौन समझाए? दे थिंक लाइक डंकी एंड एक्ट लाइक मंकी। मंकी बंदर के उछलता कूद करते रहते हैं और सोचते हैं इनका दिमाग गधे वाला है। गधे भाई इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट RSS वालों से। गधे को छोड़ दो घाट से, अपने आप घर पे आ जाएगा, घर से उसे कपड़े लाद दो, घाट पे पहुंच जाएगा धोने के लिए। धोबी घाट में पहुंचेगा, गधा पहले पहुंच जाएगा। शाम को धो कपड़े लाद दिए उसकी पीठ पे, घर पहले पहुंच जाएगा गधा, धोबी बाद में पहुंचेगा। वो भी इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब ये हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान तो इनसे बहुत दूर है, कॉन्स्टिट्यूशन देखी, उन्होंने शक्ल नहीं देखी। मैं आपको प्यारे दिखा देता हूं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो 1950 से लागू हुआ था जनवरी से। इसके आर्टिकल 350A वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज 350A में लिखा हुआ है आर्टिकल में कि जो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन होगी, प्राइमरी एजुकेशन नर्सरी से लगा के 5वीं क्लास तक, वो उसकी मदर टंग में होगी, उसकी मातृभाषा में होगी। अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया कि पहली क्लास से हिंदी पढ़नी पड़ेगी। वहां बदलाव हो गया, माँ की गोद से निकल गया बच्चा, पहले दिन स्कूल जाए और RSS के बदमाशों बुला लो, लठबाजों को, बच्चे की पढ़ाई करने के लिए। कौन माँ पिटने देगी बच्चों को? नहीं पिटने देगी, बदलाव हो जाएगा। उसका बाप जाके इसके मंत्री का सिर फोड़ जाएगा, चीफ मिनिस्टर का। तो कैसे उसके बच्चों को मार देगा लठबाजी करके? खैर वहां पे हल्ला गुल्ला हुआ, 2-4 की पिटाई वगैरह भी हुई। वो कहा भाई हिंदी थे 5वीं क्लास तक तो हिंदी पढ़े, 6वीं क्लास से उसको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। वो 5वीं क्लास में मराठी पढ़ ले। तुमको एहसान कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, संविधान में भारत के। फिर आर्टिकल 350B ये तो हो गया कि मदर टंग में लैंग्वेज होगी। LKG 1 से 2 पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, 5वीं वो मदर टंग में होगी, जो उसकी माँ ने उसको दूध पिलाते हुए सिखाई है, अपना दूध पिलाते हुए। वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीते पीते भाषा समझने लगता है। उसको हंसती है, कोई बात कहती है, मुस्कुरा देता है बच्चा, हंस भी देता है। आप उसको मुस्कुरा के देखो, अपनी माँ के बच्चे में
गोदी में होता मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देता है। आज मैं सुबह पार्क में था, एक बच्चा माँ के अपने कंधे पे जो था सिर लटकाया था, तो मैं उसको स्माइल किया तो बच्चा मुझे स्माइल देखने लगा। तो माँ ने उसके कंधे से उस बच्चे ने गर्दन घुमाई, तो माँ ने मुझे तब देखा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ बच्चे को देख के, और बच्चा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। मतलब 1 साल का होगा, शायद 1 साल से कम का बच्चा होगा। तो बच्चा तो वो भी भाषा समझता है। ये उसको हिंदी पढ़ा रहे, विदेशी भाषा। क्या वो मामला निपट गया कि भाई तो दंगा फसाद हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे, इससे और दुश्मनी हो जाएगी। क्या दुश्मनी तो वहाँ चलते रहती। अब शिवाजी तो वो शुल्ल कास्ट था, वो भी अब उसको ओबीसी बोलते, कुणबी कास्ट का था। और ये जो पेशवा थे ब्राह्मण थे। अब आरएस में तो ब्राह्मणों का राज है, हिंदू माँ बाप से ब्राह्मणों का राज था। तो कुणबी कास्ट वाले ये भी देवन पढ़ने भी ब्राह्मण है। तो वो शुल्ल कास्ट का वो ब्राह्मणों का झगड़ा चल रहा है। क्या उस पर फिर मैं कभी और बात करूँगा, नया वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि भाषा बहुत पावरफुल है। सारे अरब कंट्री इस्लामिक कंट्री हैं, ये सारे सेंट्रल एशिया की कंट्री इस्लामिक कंट्री है। एक आर्मीनिया को छोड़ दीजिए, उसकी पॉपुलेशन 80% क्रिश्चियन है, बाकी सारी कंट्री जो है इस्लामिक है। और आर्मीनिया तो बहुत छोटा सा कंट्री है। अब जहाँ से लड़ाई चली थी 2021 से, क्या है वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मिटवा दिया लड़ाई, दोनों को बुला के प्रेसिडेंट को, और समझौता वहाँ पर उन्होंने कॉरिडोर छोड़ दो अरबीजान वालों को ईरान आने के लिए। तो उन्होंने 20 मील लंबा, यानी 36-37 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा वो छोड़ दिया। अब एक्सेप्ट तो डिमार्केशन हुआ नहीं है, अभी तो हुआ ही है समझौता। तो अरबीजान के आदमी जो है ईरान जा सकते हैं, मुसलमान। वो क्रिश्चियन कंट्री है आर्मेनिया। हो गया फैसला। फैसला तो हर चीज़ का होना ही है ना अल्टीमेटली, लड़ाई में क्या रखा है। तो मोदी साहब ने एकता की बात की, रोड लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कभी मुसलमानों से, कभी सिखों से, कभी बुद्धिस्ट से, और कभी आपस में भी लड़ रहे हैं। आपस मार रहे हैं, एक दूसरे को हत्या कर देते हैं। वो मैंने वीडियो बनाए हुए 10 एक आदमी की उन्होंने हत्या की है। आरएसएस के प्रचारक ने आरएसएस के प्रचारक की हत्या कर दी। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, सारे मैंने नाम दिया उसमें, और उनकी डेट भी दिया। हिरण पांड्या जो होम मिनिस्टर था गुजरात में बीजेपी का, मोदी ने उसकी हत्या करा दी। वो ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहता, वो भी बनना चाहता था। यही तो लड़ाइयाँ होते रहती हैं, सब बादशाह बनना चाहते हैं, भाई भाई को मारता है। पृथ्वीराज चौहान अपने 2 बड़े भाइयों को मार के बना था। अजमेर का राजा वो था जो राणा प्रताप का ग्रैंडफादर, बाबा राणा संग्राम सिंह मेवाड़ का, वो भी अपने 2 बड़े भाइयों को मार के बना था। और लड़ाई में एक से तो उसके तलवार की मूठ लगी, उसकी एक आंख से काला हो गया था। भी गद्दार था वो। तो भाइयों को मार के तो सब छोटे भाई बने हैं, बड़े भाइयों को मार के, इसमें कौन सी नई बात है। तो खैर प्यारे दोस्तों, तो जो एकता की बात है, एकता स्थल, एकता दिवस, ये झूठी बात है। आपस में लड़ मर रहे हो, हिंदू हिंदू को मार रहा है। अभी अगर कोई हिंदू खड़ा है इलेक्शन में, तो तुम उसके खिलाफ क्यों हिंदू को खड़ा कर रहे हो? कोई मुसलमान खड़ा है तो क्यों तो हिंदू को खड़ा करो। तो तुम हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हो, ये कौन सी राजनीति है? जाति तो अलग अलग है, धर्म तो एक ही है, फिर क्यों लड़ रहे हैं आपस में हिंदू से हिंदू से? तो ये तो नाजायज बात हो गई।
तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना है कि ये ढकोसलेबाजी, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, 370 खत्म करके यही नाम मिला। और फिर वो पाकिस्तान का था जनरल बाजवा और इमरान खान, वो दोनों पहुंच गए चीन, जिपिंग से बात हुई। उसने कहा आप चिंता ना करो, आप ये हिंदुस्तान ने ये 370 खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आप डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो, विकास की तरफ। आप ये इन चक्करों मत पड़ो, ये सिक्योरिटी की और तुम्हारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जिम्मेवारी हमारी है। तो प्राइम मिनिस्टर से तो 10-12 मिनट बात ही, 1.5 घंटे हुई बाजवा साहब से बात है, जो बाजवा साहब ने रिटायरमेंट के बाद बताई बात। तो रिटायरमेंट के बाद ही बताते हैं, जब नौकरी में तो डरते हैं, बोलते नहीं। और फिर उनको इंडक्ट कर लिया अपनी PLA में, जो ब्रिगेडियर ऑनवर्ड्स जो अफसर थे, और एयरफोर्स में कर लिए। नतीजा ये हुआ, 2000 नवंबर या दिसंबर में किया था। अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक बेड़ा गर्क कर दिया, 7 हवाई जहाज करा दिए, 4 राफेल, 1 मिराज, वो तो 5 फ्रांस के हैं, 1 सुखोई और एक MiG-29, 2 रशियन और 5 फ्रांस हवाई जहाज कर दिया ढेर। ये उनकी औरतों बच्चों को मार के आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा भी और फौज को फौज से नहीं लड़ना है, जो उनके बीवी बच्चे उनको मारना है, आतंकवादियों के। वाह, बड़ी बहादुरी का काम किया कि उनकी मस्जिद तोड़ दो। वो तो ईंट पत्थर है, उसमें जान थोड़ा ना होती है मंदिर या मस्जिद में या चर्च में बदवा रहे हैं। वो तो ईंट पत्थर है, इसके सिवा है क्या? जो बच्चों को मारा है वो तो पाप किया है। फौज को फौज से लड़ना चाहिए, ना कि औरतों बच्चों से। खैर कोई बात नहीं, वो पिट गए, सारी दुनिया में भट पट गई। पाकिस्तान क्या इकबाल हो गया इज्जत का, चीन की PLA का, उसके एयरक्राफ्ट का, मिसाइल का इकबाल हो गया। अब मार्केट खुल गया, सब बढ़िया माल लेंगे जो कामयाब है। तो मोदी ने तो दुश्मनी की है, गद्दारी की है हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तान की इज्जत आसमान में घूम गई, सारी दुनिया ने उसको मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी बना दिया। PLA को उसके हथियार बिके तो मुनाफा होगा, उसकी इकोनॉमी और बढ़ जाएगी चाइना की, इनकी डूब रही है पहले। अब आप ये देखिए कि $1 अफगानिस्तान का, जब 15 अगस्त 2021 में वो अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, पूरे पे नहीं कर पाए थे। वो काबुल पे कैपिटल सिटी पे किया था। तो उस टाइम एक अफगानी करेंसी होती है अफगानिस्तान की, अफगानी, उसकी मार्केट वैल्यू $1 के बदले 87 अफगानी में मिलता था $1। अब वो वहाँ के वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे, वहाँ 70 रुपये में, 70 अफगानी में $1, यानी उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई अफगानिस्तान की। इंडिया की करेंसी की वैल्यू, रुपए की वैल्यू आज 87-88 रुपये का मिल रहा है $1, इनकी घट गई। भाई इज्जत घट गई प्राइम मिनिस्टर की, तो करेंसी की तो वैल्यू अपना भी घट जानी है। और जो उनका $1 बिलियन फ्रीज किया हुआ अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्री ने, वो रिलीज कर दी है, उस दिन 50 अफगानी में $1 मिल जाएगा। उनकी इज्जत बढ़ी है तालिबान की, जिनके खिलाफ ये नॉर्दर्न अलायंस और ये मसूद वारा के ग्रुप को हेल्प कर रहे थे कि अफगानी ना आए, ये तालिबान ना आए अफगानिस्तान में। आ गए, अच्छे नेक भले आदमी हैं। अब वहाँ पिछले 8-10 महीने से एक पटाखा नहीं छूटा, बुलेट नहीं छोड़ी अफगानिस्तान, दिवाली पे भी नहीं छूटी। अमन शांति हो गई तो डेवलपमेंट चालू हो गया, तो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। हिंदुस्तान में मारा मारी चल रही है। अब बिहार के इलेक्शन, और वहाँ लड़ाई लगवा दी सिंदूर में मई में, और भाग गया उसमें बिहार में भाषणबाजी देने। ये ऐसे युद्ध लड़े जाते हैं, कमांडर को तो मोर्चे पर होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल आदमी हमेशा टारगेट बनाता है, पॉलिटिकल कि हमारा एम क्या है लड़ाई का।
वो ऑपरेशन में नहीं करते कौन सी बटालियन कहाँ जाएगी और किस पर अटैक करना है किस पर नहीं करना है। ये मोदी ऑपरेशनल कमांडर भी बन गए, पॉलिटिकल कमांडर के साथ साथ आर्म फोर्सेस से। तो बट्टाधार होना ही है प्यारे दोस्तों। तो सिक्योरिटी का सत्यानाश कर दिया। वहाँ ताशकंद से दोनों एयरबेस से विड्रॉ कर लिए अपनी एयरफोर्स। ये सुखोई जहाज तो 1923 में कर लिए थे, अब इसमें अक्टूबर में 2025 में। तो तुम एकता दिवस मना रहे हो, तुम तो तोड़ने की बात कर रहे हो। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब नालायक होगा कोई इलाज तो होता नहीं है। गधे को आप कितना लग सामने से नुला दो, चंदन पोदो, संस्कृत नहीं बुलवा सकते गधे से। क्यों प्यारे दोस्तों, आप संस्कृत को पढ़ा सकते हो गधे को, या बंदर को पढ़ा सकते हो संस्कृत? आप कितना ही चंदन पोदो टीका लगा लो, पूरा चंदन पोदो टीका क्या, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते आप। जिसको संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हो, इसको इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे? तो ये लैंग्वेज बड़ी महान है और बड़ी ताकतवर है। देश बनते और टूटते हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं, इसी पे होते हैं। तो मोदी तो गद्दारी कर रहा है देश के साथ ही, देश वक्त है कहाँ। देश ने 2000 किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, पाकिस्तान का इकबाल आसमान में पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर से चीन की हथियारों की सप्लाई के लिए मार्केट खोल दिया। तो वो भी गद्दारी है। तो ये देशद्रोही और गद्दार जो हैं, ये देश की एकता की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान सिक्किम को मिला दिया इंडिया में, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया लैंग्वेज से। अब ये अलग अलग करने में लग रहा है, किसी तरह से महाराष्ट्र को अलग करें, तमिलनाडु को अलग करें, होंगे ये। इनके बस की संभालना नहीं है। इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल गई, अकल नहीं मिली। अकल तो स्कूल में जाते हैं बच्चे, प्राइमरी स्कूल से वहाँ मिलती है। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है फाउंडेशन होती है एजुकेशन की, वो इनकी बदकिस्मती से इनको मिली नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देशद्रोही जो है, अब देश के गद्दार जो है, 2000 किलोमीटर ज़मीन तिब्बत को दे दी। दूसरी दलाई लामा, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बुला लिया और उनको कानूनी हक दे दिया, मॉरल राइट दे दिया कि सब बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ जाओ। आ जाए तो क्या नुकसान है, हमें आपका क्या है। वोट कटेंगे तो इसके कटेंगे। मैं तो वैसे वोट डालने नहीं जाता, 2-4 दफ़े गया हूँ। जब सरकारी नौकरी में होता था तो इलेक्शन ड्यूटी लग जाती थी। रिटायरमेंट हो गया तो कभी बंगलौर कभी दिल्ली। हुआ तो कभी डाला है, नहीं हुआ तो नहीं डाला। मैंने मेरे अपनी ज़िंदगी में 5-7 दफ़े वोट डाला होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, यानी कि इसकी बहकाने में मत आना। मेरा अर्ज ये है, विनती ये आपसे कि ना तो ये देशी एकता की बात कर रहा है, इसको पता ही नहीं एकता होती क्या है। जैसे दलाई लामा के आने से चीन से दुश्मनी हो गई, शेख हसीना के आने से बांग्लादेश से दुश्मनी हो गई। और उनको कानूनी हक दे दिया। जो सीए बनाया था, नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें तो उनको कानूनी राइट है, संविधानिक राइट है बांग्लादेश को इंडिया आने में। कम से 130 करोड़ को तो है ही है जो हिंदू हैं, पर वो क्या आना चाहते हैं यहाँ? इन नालायकों के साथ में मिलना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो ये एकता की बात, ये परेड निकालेंगे पुलिस वालों की 31 अक्टूबर से हर साल, जब तो सरकार में निकालने को बाद में कौन पूछता है ना। RSS की उसमें निकालने। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।